ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। वो खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, थैंक यू सो मच। 40 डिग्री टेम्परेचर और उसके बीच में भी आप तमाम सारे लोग मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार से। बिहार से। वही बताया करो, असली बताया करो, बाकी तो दिल्ली हम समझ ही जाते हैं, दिल्ली का कौन कहाँ कितना है तो मुझे पता ही चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं, मुद्दे के साथ हूं। वो तमाम सारे लोग जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आ गए, कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, रस्सी बांधने के फिराक में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उन तमाम सारे लोगों का, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? यूपी बरेली। यूपी बरेली, बांस बरेली जी। कैसे आना हुआ आज यहाँ? एक फ्रंट लाइन की कंपनी है। हाँ जी, फ्रंट लाइन की कंपनी है, हाँ, जिसके द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ है। इच्छा पूर्ति नाम की कंपनी बना के अच्छा, कंपनी बढ़ती 150 करोड़ का घोटाला किया है उसने। तो वो सब कहने आए हैं आज आप? बहुत अच्छी बात है। कोई घोटाला लेकर आया है, कोई म्यूजिक सुनने आया है, कोई अपनी बात कहने आया है। जी, कहाँ से आना हुआ? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम है साहब आपका? ललित खारी। ललित खारी। खारी। तो खारी साहब क्या काम करते हैं आप? सर डैन में इंजीनियर हूँ, डैन ब्रॉडबैंड। हाँ, उसमें इंजीनियर हैं। बहुत अच्छी बात, सब ठीक। आया था। हाँ जी, आज ऑफिस आए थे। ट्राई ऑफिस। ट्राई ऑफिस आए। ओह अच्छा, हाँ, ट्राई का तो ऑफिस यहाँ कस्तूरबा गांधी में जी। तो फिर यहाँ भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आ गए, बहुत बढ़िया किया। और यहाँ पे थोड़ी देर आनंद लो, और जब तक आनंद आए तब तक आनंद लेना, और उसके बाद रास्ता घर का। मैं आता हूँ, आपसे भी बात करूंगा, जरूर करूंगा। आपको मैंने देख लिया, आप आई हैं, बहुत देर से धूप में खड़ी, मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका पहले तारुफ करा दूं। ऋषभ तिवारी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक कल आए थे और आज एक बार फिर से हमारे बीच में है, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद अंबर दहदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आज विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 9 साल पूरे हुए। उसी 9 साल पूरे होने पे कई मंत्रालयों ने, लगभग मोस्ट ऑफ देम,
अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने जो उल्लेखनीय 9 साल में काम हुए हैं, जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं, उनके दोनों लोग बैठ जाओ वहां पे, उस पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, वो सवालों के जवाब हो रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 24 में क्या होना है, चुनाव होना है ना, तो बोले कि 24 में भी वही होगा और जो हमें पता है। मनमोहन जी ने अपने कार्यकाल के आखिरी, क्योंकि मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो जब वो अपने अंतिम यूपीए के अंतिम कार्यकाल में जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, तो उसमें पूछा था, उन्होंने कहा था कि अब मेरा ये कार्यकाल अंतिम है, इसके बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने, जयशंकर जी ने कहा कि अभी तो मोदी जी को बहुत सारा काम करना है, तो अभी, और 24 का नतीजा भी पता है। इस पर एक प्रतिक्रिया आई कांग्रेस से। मैं उस प्रतिक्रिया के साथ सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, और अरोड़ा जी आप ही से शुरुआत करते हैं, फिर उस तरफ एक एक 1 बाय 1 मैं आता जाऊंगा। जी, आपने 24 की बात की, भारतीय जनता पार्टी को बता दें, जयशंकर जी को, दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। कैसे होगा भी, कैसे होगा? कर्नाटका का हाल देख लिया आपने, हिमाचल का हाल देख लिया, क्यों कैसे होगा? ये गलतफहमी में ना रहें, अहंकार में ना रहें। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है। तो फिर ये बताइए कि भारत में लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, तो फिर विदेश में जाके ये बात क्यों कहीं कहते? मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आप बोलिए और मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, सच बोला, लेकिन फिर इतना भी सच बोलिए कि विदेश में जाके आप फिर क्यों झूठ बोलते हैं? बिल्कुल, जहां तक विदेश की बात है, वहां जाके बदल जाते हमारे हैं। प्रधानमंत्री, शुरुआत किसने की परंपरा की? हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, सभी के पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं भारत में कैसे पैदा हो गया। ये शुरुआत किसने की? किस प्रकार से नेहरू गांधी खानदान पे वो बाहर बात करते हैं, किस प्रकार से देश की बात बाहर करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। राइट, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आगे। जी, प्रतीक जी, महीना था 2019 का, ठंड का मौसम। आप झारखंड के जमशेदपुर में भैया जी कहीं कह रहे थे, उस समय एक छोटा सा बालक खड़ा होकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था, नमस्कार कर रहा था। कहा कौन सा सन? 2019। भैया जी कहीं जमशेदपुर। आपने उसे कहा था तुम समाज में सुधार लाने की बात करते हो, लेकिन मैं तुम्हें खेल के ग्राउंड में भी देखना चाहता हूं, क्योंकि बचपन की खूबसूरती भी रहनी चाहिए। उसी प्रकार आलोचना होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए विदेश में जाके बदनाम न। अब आया मैं इधर। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? गुजरात राजकोट से। गुजरात राजकोट से, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो लाए कुछ खेपला कुछ लाए कि नहीं लाए हैं? एक्चुअली मैं जल्दी में आ गए? नहीं, हरिद्वार से यहाँ पे आई हूँ। हाँ। तो कल मेरी टिकट है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी। बहुत अच्छी बात है, आई है, शो तो देख ही लिया आपने, लेकिन जब अगली बार आइएगा तो जरूर लेके आइएगा। कुछ कहना है आपको? कहना हो तो कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, गुजरात के हैं, बहुत अच्छी, वेट करिए, मैं आता हूँ आपके पास भी। जी, एक्चुअली मैंने डिबेट का पॉइंट सुना। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी जी, एंड ही इज फ्रॉम गुजरात, और राजकोट से ही उसने पहला इलेक्शन जो उसका था वो यहीं से ही वो लड़े थे, और वहीं से उसकी राजनीतिक में वो मुख्यमंत्री यात्रा शुरू हुई थी। तो अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया के वहां पे विजिट की थी, और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने बोला था मोदी इज द बॉस। मोदी इज द बॉस। अब सवाल यहाँ पे है कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है ऑस्ट्रेलिया का कि मोदी इज द बॉस। जी, मैं आया, आकृति को देते हैं उसके बाद। जी, कांग्रेस की भी आवाज जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल जा रही है, आप सुनिएगा। अब इसमें से रेशा अलग कर लीजिए। अब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो शो करता हूँ, मैं आदमी पे निगाह ही नहीं डालता, रेशा अलग करता जाता हूँ। बात सुनते जाइए। जी, देखिए, मैं 4 लाइनों से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि देश विदेश में होने लगा है जुमलों का खुलासा है। हिंदू बनाम मुस्लिम वाला टॉपिक होने लगा है बासा। हाँ। खूब बेच ली पीआर वाली महंगी चाय पकोड़ा समोसा। है? लगता है कांग्रेस फिर जीतने लगी है जनता का भरोसा। जनता का भरोसा। जी, कहां से आना हुआ आपका? इंदिरापुरम, ये बगल में अपना नोएडा, मतलब उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बगल का है। जी, आया भाई,
आया आराम से तसल्ली के साथ। ये हल्लाबाजी वाला नहीं मामला जी। तो कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना, बस देखना है। हाँ जी, सिर्फ शो देखने आए हैं जी। आपको कहना, रोज रोज ना बोला करो, रोज रोज तबीयत खराब हो जाती है, रोज रोज बोलने से तबीयत। हमने लोगों को ये मना किया इस शो में कि रोज रोटी नहीं अच्छी लगती तो नहीं, मैं मना तो नहीं करूंगा आपको। शो ना देखे तो रोटी नहीं अच्छी लगती। अब ये तो नहीं कह सकता कि रोटी ना खाओ, रोटी तो खाओ तुम जरूर, ना बोलना है, लेकिन आराम से। अब रोज रोज नए लोगों को देना चाहिए मौका। नए लोग जो आए वो बहुत दूर दूर से आते हैं जी। कहाँ से आना हुआ? अहमदाबाद से। आगे आइए, क्या नाम हो गया साहब आपका? चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ से? अहमदाबाद निकोल। अहमदाबाद से जी। बोलिए, कुछ कहना है? कुछ तो कहना है। नरेंद्र मोदी जो है वो देश के हित की बात करता है, और अपने जो राहुल जी है वो देश की बाहर जाके बात कर। घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए कभी भी। अगर लड़ाई है वो राहुल जी कहते हैं कि जो लगता है वही बात बोला है मैंने। नहीं, गलत है। घर का मामला घर में सिमटना चाहिए, ये बाहर जाके बात घर की नहीं करना चाहिए। ये रेडियो से दूरदर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरदर्शन हो जाता है जी। Of course, one by one. Of course. जी देखिए, घर की बात घर में रहने वाली बात है। घर में अगर जो है घरेलू हिंसा हो रही हो तो बाहर वाले आके पड़ोसी कभी मदद कर भी देते हैं, पहली बात। दूसरी, आलोचना देश की नहीं हुई है, किसी पार्टी विशेष की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश को बीजेपी से जोड़ना बंद करना होगा इसी वक्त। देश को बीजेपी से जोड़ना बंद करना होगा। उन्होंने कहा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? अरे लोकसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं। इतना घबराहट क्यों राहुल गांधी से? इतना घबराते क्यों हैं? अभी तो मेंबर भी नहीं है वो। सदस्यता छीन लिया आपने, आप पीछे पड़े हो। नेताओं के पीछे ईडी लगाए तो सीबीआई लगाते हो। अरे पहले इतना घबराओ मत भैया। एक नवयुवक है। कहाँ से आया है? सर मैं दिल्ली का हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। दिल्ली का हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या नाम है भाई? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हो आदित्य? दिल्ली कृष्णा नगर। दिल्ली कृष्णा नगर के, यहीं के, मतलब दिल्ली के ही रहने वाले हो। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरी बीटेक खत्म हो गई है। बीटेक खत्म हो गई? तो पहले तो इनके लिए ताली बजाओ सारे लोग, और गुड विशेष दो इनको कि बहुत अच्छी तरह से नौकरी शुरू करें, देश के लिए कुछ काम करें और देश का हित में काम हो जरूर जल्दी। ये डिबेट भी इसी तरह की कुछ है जी। आ रहा हूं मैं आपके पास भी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि अगर मोदी के अलावा कोई और लीडर अभी है नहीं 2024 में, मेरे हिसाब से, तो कोई और नेता का आप मेरे को नाम बता दीजिए हो जो देश को चला सके जिस तरीके से मोदी जी हमें 10 साल में आगे लेके आए हैं। मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूं, मैं एजुकेशन देख रहा हूं, आप डेवलपमेंट देख लीजिए, वुमेन सेफ्टी को देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, सर ने बीटेक कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना, लेकिन पकोड़ा तलने के लिए किया है, रोजगार के लिए नहीं है। ये रोजगार के लिए नहीं है, ये चीज समझिए। और सर ने दूसरी बात कही है, दूसरी बात की क्या कही है कि बेटी की सेफ्टी जंतर मंतर पे देख नहीं रहे भाई क्या हो रहा है भाई। ब्रजभूषण सड़े खुले सांड की तरह घूम रहा है, आप समझिए। मैं आपको मैं जो कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं है उनको समझना चाहिए जी। मैंने ठीक है, मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे कि राहुल गांधी पे मेन फोकस है हो रहा है हर जगह। राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया। मतलब सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तुम डर गए हमसे? क्या लगा? डर से मेरा मतलब है कि मेरे शो में सम्मान के साथ तूने एक शब्द पहले किसी के लिए खिला। हाँ आदरणीय, इसीलिए मैं तुम्हें सराहना देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि मैं इस भारत में पैदा क्यों हुआ, उसका आप दिखाते नहीं हो सर। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया तो पहाड़ टूट पड़ा? ये बताओ। हाँ जी बोलो पकोड़ा। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी जॉब लग चुकी है। हाँ जी, जियो में जॉब कर रहा हूँ। अंदर आओ। पहले बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। सर मैं जियो में ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ। अच्छा प्लेस्ड हैं? हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? मैं 2012 को जो मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा जी। अरे भैया इनकी नौकरी लग गई, ताली बजाओ इनके लिए। और अच्छी नौकरी लगी है इनकी, बहुत अच्छी लगी।
कितने का पैकेज है? जी मेरा अरे बताया नहीं जाता। प्रतीक, बताया नहीं जाता पैकेज। बैठो थोड़ी देर। और तुम्हें और तुम्हारे जैसे तमाम नवयुवकों को हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूं 1 by 1, ऑफकोर्स मैं दूंगा जरूर, देख लिया मैंने जी। प्रतीक जी, हमारी साथी ने चाय पकोड़ा की कविता के माध्यम से इन्होंने चाय पकोड़ा की बात कर दी हमारी साथी ने, लेकिन देखना भूल गई 70 साल की जनता की बेहाली इन्होंने। 70 साल में अब मैं सर सुन लीजिए, ये अदर चैनल नहीं है, बात रखने का मौका। बोल लूं प्रतीक जी, बोल लूं या फिर रोजगार सामने दिया, रोजगार सामने दिया, रोजगार दूंगा। अरे मैं अब यहाँ पे यहाँ अरोड़ा जी एक चीज बहुत बहुत अहम है, और वो अरोड़ा जी मैं इनके लिए कह रहा था, बहुत बहुत अहम है, और वो ये कि इस पूरे शो में ड्रामा सिर्फ मैं ही करूंगा। हाँ, नहीं सबसे बड़ा एंकर नहीं हूं मैं, अब वो एक्टर वेक्टर भी नहीं हूं, लेकिन ड्रामा मुझे अच्छी तरह से आता भी है और मैंने सीखा भी है विधिवत। अब वही करना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, यहां नौकरी फंस गई तो यहां कर रहा हूं। तो बाकी जितने प्रवक्ता कोई ड्रामा नहीं करेंगे और बहुत शालीनता के साथ बोलेंगे, अरोड़ा जी ये गलत पर पार्टी पड़ गई है, जो दुकान के शटर लोगों ने खोल दिए। क्या ना बोलो अरोड़ा जी का, मैं बिल्कुल जस्ट फीट और सेकेंड जी, मैं आ रहा हूँ जी। हेलो सर, हाँ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो यार ये कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ आप बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद शाह आलम। मोहम्मद शाह आलम, कहाँ से आना हुआ? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से, क्या काम करते हैं? सर हम HR हैं। HR में, डिपार्टमेंट में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। जी बोलिए। सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नौकरी अगर कहीं पे किसी को मिल रहा है तो वो देखिए, खुद का टैलेंट खुद का बहुत जरूरी है। आदमी गवर्नमेंट को इसमें दोष नहीं ठहरा सकता है, लेकिन देखा जाए जहाँ तक मोदी का बात है या कोई भी पॉलिटिकली कोई भी नेता हो, एक्चुअली वो सही होता है नहीं होता है। हम मान लेते कि वो सही, ये बुरा है, असल में सभी बुरा है, हम किसी को सही नहीं बोलेंगे, लेकिन बोला जाता है कि ऑल थिंग डिपेंडेंट ऑन योर थॉट। आप कैसा मतलब आप ये कर रहे हैं, तो जो झूठे हैं वो तो झूठे ही हैं। तो इसके लिए हम कुछ लिखे थे कि झूठ, हम एक ही वर्ड में पूरा जुमला कह देना चाहते हैं, यहाँ पड़ेगा कि झूठ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच साबित करते करते उम्र बीत जाते हैं। अब तो झूठ इस कदर भारी पड़ता है सच पे कि सच को सच से मिलाने के लिए लोग कितने बचते हैं, कितने मिट जाते हैं। अगर सच को सच प्रूफ करने लग जाए। वाह शाह आलम जी, ये शो की खूबसूरती है कि बहुत बहुत लो पिच में बोला गया है, ये बहुत लो पिच में, लेकिन सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शाह आलम जी मैं आया, वेट जी, जनाब अली। प्रतीक जी, भारत का लोकतंत्र हमारी ताकत है, हमारी ताकत यहाँ की लोक शक्ति है, हमारी ताकत यहाँ पे एक एक नागरिक है। तभी मैं कहता हूँ 2014 से पहले हमारे जो भाई जो विकलांग हुआ करते, जिन्हें विकलांग बोला जाता था, उनको अब दिव्यांग बोल के सम्मान देने का काम इसी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक एक छोटी छोटी सोच से कैसे क्रांति लाई जा सकती है, वो जीता जाता उदाहरण है। और दूसरी बात, युवक आप हो गया नहीं बोलेंगे, एंकर ये हैं। दूसरी बात, और मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टार्टअप की बात है, 2014 से पहले एक लड़के का नाम मैं ले रहा हूं, निक्की, बिहार भागलपुर का रहने वाला है। उसने इंजीनियरिंग पास की, नोएडा से, जॉब नहीं लगी। 14 के बाद कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप लाके सब कृषि योजना के तहत उसने आज मिलियंस में काम करना शुरू किया है। यह है आज का युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी का प्लेटफॉर्म, यह है ये मार्गदर्शन देना। और मैं बता रहा हूं, नारी मैं आया जी, कांग्रेस मैं अरोड़ा जी आ रहा हूं। अगर अच्छा हो कि हम लोग दिखाएं कि हम लोग सच में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जी देखिए, अरे मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं जी। भाई आंकड़ों की बात करते हैं, 140 करोड़ की आबादी में एक का एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया, आपको बधाई। नरेंद्र मोदी जी की तरह आप भी काम करते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार क्या है? PR का चमत्कार है कि दोपहर में मोदी जी मोमबत्ती लेके निकलते हैं, कहते देखो सूरज निकल आया है। ये है चमत्कार और ये है विकास मोदी जी का। यही विकास दिया है देश को। पकौड़े तलो, चाय बेचो और सवाल करोगे तो देशद्रोही और गद्दार कह दिए जाओगे। प्रतीक जी, इन्होंने 6,492 करोड़ रुपए सिर्फ PR में खर्चा किया। कितना? 6,492 करोड़ रुपए 8 साल 10 महीने में PR पे खर्चा किया है।
3200 करोड़ रुपए सिर्फ उसके लिए, क्या बोलते हैं, आपका प्रिंट मीडिया के लिए, और लगभग 3200 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। जी, मोदी जी जी का चेहरा चमकाने के लिए। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अरोड़ा जी, 1 by 1 असल में हुआ क्या है अरोड़ा जी, अब हमारे शो में भी आते हैं, दूसरे शो में भी, वो आदत हो गई है खराब। बैठिए, आराम से बैठिए 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 बैठिए। जी, इन्होंने पीआर की आंकड़ा बता दी। अब मैं आपको बताता हूं, पीआर वही करता है जो कुछ करता है। 11 लाख स्मार्ट आंगनबाड़ी को देना, 11 लाख स्मार्ट योजना के तहत आंगनबाड़ी को देना, मेडिकल के सीट बढ़ाना, पीजी के सीट बढ़ाना, आयुष्मान योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाना, 48 करोड़ जल्द लोगों के घर पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्टार्टअप जहां पहले 34 था अब 93,000 के लेकर आना, 8 लाख उसके तहत रोजगार देना। मैं कह रही हूँ अभी तक वेतन नहीं दिया है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का। वो आए दिन जो है तमाम स्टेट से जंतर मंतर पे मांग रखते हैं। दूसरा चाय पकौड़ा वाला, देखिए पथ विक्रेता और रेडी पटरी वालों, आप हाल पूछ लीजिए कितना अन्याय हुआ है उनका इस 2014 के बाद। जी जी जी, मैं आया। हाँ जी, आ रहा भैया जी। हाँ जी, घोटाला यार, हाथ क्यों उठा रहे तुम? तो इनके साथ चले हो क्या? क्या नाम आपका? मनोज कुमार गुप्ता, झारखंड से आया। मनोज कुमार गुप्ता झारखंड से आया। और आप? मैं दीपेश जैन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान वाला चित्तौड़, इसके साथ कैसे हो गया? हम लोग पूरे व्यापारी, बहुत पूरे भारत देश से हम लोग 100। रुकिए सर, इन्होंने हाथ उठाया, पहले इनको देखिए। पूरे भारत देश से 45 आदमी से ठगी किया गया है। तो उसी के लिए आए। उसका नाम है इच्छा पूर्ति कंपनी, फ्रंट लाइन कंपनी का एक इच्छा पूर्ति कंपनी। इस पार्टी की वहाँ भी कोई बोल रहा था उस तरफ भी। फ्रंट लाइन कंपनी 750 करोड़ कंपनी के, इसका एक इच्छा पूर्ति कंपनी अपने नाम से किया था, जिसका चेयरमैन है संजय सिन्हा, उनका पत्नी है बीजेपी के नाम नहीं, आगे कंपनी का नाम तो बता ही रहे हैं। हाँ। इस पार्टी को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। और ये कैसे बता? हम बता रहे हैं ना सर, आप बता रहे हैं। वीडियो देखिए, सांसद वीडियो कोई नहीं देखेंगे हम। जो FIR हुई है, FIR हो रखी, कहाँ हुई FIR? इंडिया में 50 भाई, कहाँ 50 जगह? वेरी गुड। और सांसद जो मनोज तिवारी है, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। राइट 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 राइट। जी, ये देखिए, जनता है, इसको किसी ने नहीं बोला है, लेकिन आज किस पे सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात, मोदी जी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कितना 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मोदी जी ने खर्चा कर दिया। बेटियों को किससे बचाओ? अरे उन कुकर्मियों से बचाओ। जी 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 जी, जनाब जनाब। प्रतीक जी, अभी ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लोग जो है ना, इनके अंदर जो पता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कहते हैं लोकतंत्र है, फिर जो बाहर जाते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र नहीं है। घर में भाई अब सुनो, हो गया गुप्ता जी, हो गया, मैंने सुना, सब बोला जी। हिमाचल जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र है, कर्नाटक जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र है, और बाहर जाते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र नहीं है। तो पहले खुद तो तय करें कि क्या है क्या नहीं है। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो देश के अंदर 15 सरकारें विपक्षी दलों की नहीं होती। तो बुनियादी प्रश्न यह है, ये बुनियादी प्रश्न का जवाब है, पहली बात। दूसरी बात, हाजी, ये धमकी लगी क्या? धमकी लगी क्या? आपको लगी धमकी? भाई आपको धमकी लग रही है तो बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए, धमकी नहीं है। अब ये है मानसिकता। अभी बात हो रही थी आजादी की, इनको आजादी कैसी भाई 15 जगह सरकार है कि नहीं है? देखिए, गिन नहीं पाए। इनको आजादी कैसी चाहिए? कभी कूद के फान के, आपका भी समय लेके बस चले तो आपका माइक पकड़ लेंगे। जी जनाब, लास्ट 10 सेकेंड। इन्होंने पिछले 9 सालों में लगभग 100 अध्यादेश लेके आए हैं, जो कि गैर कानूनी होता है। लोकसभा के अंदर मोदी जी लोकसभा चलने नहीं देते हैं, अध्यादेश लाएंगे, रात में 8 बजे आके बोल देंगे। आप तो ऐसा कह रहे जैसे विपक्ष वहाँ आंखें गड़ाए बैठा कि आइए बस बोलिए आके, सदन चलाने दीजिए। तो आपका मंच है, आप विपक्ष को बोलने देते हैं, बहुत स्वागत का योग्य है, लेकिन संसद में नहीं बोला दिया। वो जो माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ। अब मैं आया जी। इन्होंने अभी कहा कि कितने अध्यादेश लाए? 100 अध्यादेश लाए हैं। अध्यादेश गैर कानूनी होता है। संसद के अंदर जो है, अगर माननीय सदस्य उसको बहुमत के आधार पर अगर पास कर देते हैं, वो कानून का रूप बन जाता है। अब इनकी मानसिकता क्या है, इनका ज्ञान का स्तर क्या है, इनको सलाह सेशन नहीं है तो लाया जा सकता है। जी, मैं आ रहा पैनल में लास्ट। जी प्रतीक जी, जिस कंपनी ने देश को 75 साल छला, अब वो फिर से मोहब्बत की दुकान खोलकर देश को कंपनी ना कहिए, पार्टी कह दीजिए ना। मैं तो यही कहूंगी लोकतंत्र है, वरना लोकतंत्र खतरे
लोकतंत्र में लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हर चीज कुछ भी कह दीजिए आप। ऐसे कैसे नहीं कहूंगी। अब अभी वो पार्टी अच्छा लग रहा है, पार्टी कहिए ना। मैं कंपनी ही बोलूंगी। नहीं पार्टी कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए आपकी बात से। नहीं मैंने पार्टी ये है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। और मैं जो बोल रही मैं फाशिस्ट हूँ, ये लोकतंत्र है। नहीं आप ये गलत बात है, आपकी गलत बात है। फिर आपका मन जो है वही बोलिए। अपनी जगह पे रहिए। देखिए मैं नहीं आराम से कूल डाउन। शब्द नहीं सुन पाते। अमेरिका जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जो बोलने के लिए आता है ये दोनों हाथ लेके आ जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में थे, दूसरे को बोलने नहीं देके। आज आप मोहब्बत की दुकान खोलकर जनता को फिर से छलने की तैयारी में, और वो विज्ञापन देश में हिट नहीं हुआ तो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका ने भी बोल दिया कि इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। वो लोग जो सत्ता की लालच में विदेश में जाकर देश के ऊपर उंगली उठाते हैं और जिनका रिश्ता से सत्ता तक है, उनको ये करारा जवाब है कि देश को अगर इस तरह से बदनाम करेंगे तो जनता इस देश की, जो लोकतंत्र जिसका हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो आपको बार बार इसी तरह से बड़े जबरदस्त तरीके से आप आज मौजूद हैं शो में। अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। कहां से आप बेटा? अरे भैया जी, चाचा जी, मामा जी, अरे आ रहे हैं, रुको, इतने हड़बड़ाओ ना, जल्दी में ना आओ। हाँ जी, कहां से हैं? दिल्ली से। क्या उम्र है बेटा? फिर खराब हो जाएगा। बराबर भाई, आदत खराब है तुम लोग की, सही करनी पड़ेंगे मैं जी। हाँ बेटा, कहां से आए हो? दिल्ली से हो। क्या कर रहे हो? BA LLB। अरे बाप रे, बस तो LLB कर रहे हो? अरे लग ही नहीं रहा कि अभी लग रहा है 12th पास किया तुमने। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। फिर बोलो, अब बोलो। सर मैं इस समय ऐसा करोगे अब? अच्छा, मैं इस समय की देश की स्थिति एक छोटे सटायर से बताना चाहूंगा। सटायर है? अरे एक काम करो बेटा, मैं जरूर सटायर तुम्हारा सुनना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा मुझे इजाजत दे दो। मैं छोटा पाजी इशारा करके ब्रेक का, मैं ब्रेक ले लूं, थोड़ा रोटी पानी का इंतजाम कर लूं अपना। बगैर इसके काम नहीं चलता मेरा भी। बच्चा चला जाएगा। हाँ जी, बच्चा चला जाएगा। बच्चा जाए ना जाए, चाचा जरूर चले जाएंगे। चाचा देखो पेट में कितना दर्द हो रहा है। वक्त जोड़ो जब ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया। दीवानी बोलिए मन का आपा खोए। बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर भी प्रज्ञा ठाकुर एक हिंदू लड़की का मन नहीं बदल पाई। लड़की 30 मई को यूसुफ नाम के लड़के से निकाह करने वाली थी, जिस पर लड़की के परिवार को ऐतराज था। इसलिए परिवार ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मामले में मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को समझाया और अपने साथ उसे द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम के लड़के ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, इसलिए द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसका मन नहीं बदला और उसने उस मुस्लिम लड़के यूसुफ से निकाह कर लिया। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हुए रो पड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो उनका गला भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की बहुत याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल स्कूल के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी से जेल में बंद है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि TTP के साथ तभी बातचीत होगी जब उसके लड़ाके पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह पर TTP के साथ संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने समझौते की कुछ शर्तें तोड़ दी, जिसके कारण संघर्ष विराम भी खत्म हो गया। पिछले कुछ महीनों से TTP के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत से पीछे हटने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से TTP के हमले और तेज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां के सुरक्षा बल के 6 जवानों को मारने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक TTP ने घात लगाकर 2 हमले किए, जिनमें पहला हमला पेशावर में किया गया।
जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। दावा है कि पेशावर में किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 6 जवानों की मौत हो गई। पेशावर में हमले के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के ही डेरा इस्माइल खान जिले में भी पाकिस्तान की फौज के काफिले पर हमला करने का दावा किया, जिसमें 3 गाड़ियों और 1 टैंक को निशाना बनाया गया। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अटलांटिक महासागर में 93 दिन तक पानी के अंदर रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्हें एक रिसर्च के लिए समंदर की गहराई में भेजा गया था और वो 93 दिनों के बाद बाहर निकले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जोसेफ डिटूरी को एक रिसर्च के लिए इतने दिनों तक पानी के अंदर रखा गया, जिसके बाद ये दावा किया गया कि पानी में रहने की वजह से उनकी बीमारियां घटने के साथ ही उनके जीने की क्षमता करीब 10 साल और बढ़ गई। और उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर के अंदर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर में रहने का रिकॉर्ड 73 दिन का था, जिसे जोसेफ डिटूरी ने तोड़ दिया। इजरायल ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो ईरान के किसी भी हथियार का जवाब दे सकता है। एक रोज पहले ही ईरान ने आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया, लेकिन इजरायल ने ईरान के उस दावे को हंसी में उड़ा दिया। वहां के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो उसके किसी भी हथियार का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की रफ्तार से करीब 15 गुना तेज उड़ सकती है और उसे कोई डिफेंस सिस्टम हरा नहीं सकता। जिसके बाद ये माना गया कि ईरान ने एक साथ अपने 2 दुश्मनों इजरायल और अमेरिका को डराने का काम किया। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। इजरायल के विदेश मंत्री साउथ कोरिया दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत करते हुए यह बयान दिया और 2 टूक कह दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को दूसरा उत्तर कोरिया नहीं बनने देगा। पश्चिमी मीडिया कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को है और अमेरिका इजरायल का दोस्त है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कई तरह के बैन लगा चुका है ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल न कर सके। इसीलिए इजरायल ईरान को रोकने की जिद पर अड़ा है। वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उत्तर कोरिया की तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि किम अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी लगातार परमाणु परीक्षण करने से बाज नहीं आते हैं। इसलिए इजरायल ने साफ कर दिया कि वो ईरान को उत्तर कोरिया की तरह मनमानी नहीं करने देगा। पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो के 5 देशों ने रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो के इस कदम से रूस की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रूस की सीमा के पास नेटो ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट उड़ाया और यह साफ कर दिया अगर पुतिन ने नेटो देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में पुतिन कई बार नेटो देशों पर हमले की धमकी दे चुके हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इस संगठन में शामिल 5 देश अमेरिका, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड और चेक गणराज्य ने एक साथ मिलकर रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। रूस को ताकत दिखाने के लिए इन 5 देशों ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हवा में उड़ाए। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। यानी नेटो देशों ने इस अभ्यास के जरिए रूस को अपनी वायुसेना की ताकत दिखा दी। नॉर्वे के एयरबेस पर हो रहे इस अभ्यास को डिफेंडर 23 नाम दिया गया, जिसकी मेजबानी नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने की। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो जल्द ही अपना सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और आशंका जताई गई कि नेटो के सैन्य अभ्यास से यूरोप और अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप पड़ सकता है। क्योंकि दावा है कि एयर डिफेंडर नाम की इस ड्रिल में नेटो के 25 सदस्य देशों के करीब 250 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और इस दौरान उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर 2000 से ज्यादा बार उड़ान भरी जाएगी। लेकिन दावा किया गया कि इन ताबड़तोड़ उड़ानों की वजह से यूरोप और अमेरिका से आने वाले नागरिक विमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका जताई गई कि इस ड्रिल की वजह से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ सकता है। नेटो की एयर डिफेंडर ड्रिल 12 जून से 23 जून तक चलेगी। 7 साल बाद सऊदी अरब में ईरान का दूतावास खुल गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ही बहाल हो गए। यानी 7 साल बाद ही सही दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई पट गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का दूतावास खोल दिया गया, जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री अली रेजा बेगदली ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 2016 में टूट गए थे। असल में तब सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु और 46 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर दोनों ने साथ आने का फैसला किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब पहुंचकर उसकी इजरायल से दोस्ती कराने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका बीते कुछ वक्त से अपने पुराने साथियों इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने में जुटा है और उस कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।
बताया गया कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य करने का मुद्दा भी छेड़ दिया। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश इस विषय पर तब तक बात करते रहेंगे जब तक कोई हल न निकल जाए। इजरायल और सऊदी अरब अमेरिका के तो दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि इजरायल की फिलिस्तीन से लड़ाई है और सऊदी अरब की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के खुद अपने ही रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता कितनी कामयाब होगी? राज्यवर्धन राठौर, प्रवेश वर्मा और पूनम महाजन ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर लगाया आरोप। कहा, इमरजेंसी सिख विरोधी हिंसा से कांग्रेस ने सजाई नफरत की दुकान। लखनऊ शूटआउट मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी ने शुरू की जांच। 7 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने घायल बच्ची और सिपाही से की मुलाकात। लखनऊ शूटआउट में सामने आया गैंगवॉर कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक गैंगवॉर की वजह से हुई जीवा की हत्या। गैंगस्टर सुनील राठी से चल रही थी दुश्मनी। चीन पर बने अपने गुप्त पुलिस स्टेशन तुरंत बंद कर दे। ब्रिटेन ने इसके लिए चीन के दूतावास को चेतावनी भी दी, जिसके बाद वहां बने पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया गया। असल में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में दरारें दिखाई दी। और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं, तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इजरायल ने उन 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली थी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले ही सेना के बेस से ये गोलियां चुराई गईं, जिसके बाद इजरायल की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि इजरायल की सेना के एक बेस में बड़ी आसानी से सेंध लगा दी गई थी। वहां से इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां गायब कर दी गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इजरायल की मीडिया के मुताबिक सेना के बेस से कुल 26,000 गोलियां चुरा ली गई थी। जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां चुराने वाले की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से चुराई गई 26,000 गोलियां भी बरामद कर ली गई। हालांकि इजरायल की सेना के बेस से चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले उसकी सेना के कई जवानों ने ही हथियारों की चोरियों को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के एक लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने पर फिनाइल पी ली। उसकी मां ने उसे पबजी गेम खेलने से रोका तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने घर में रखी फिनाइल पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़के की मां ने बताया कि वो काफी देर तक मोबाइल फोन में पबजी गेम खेल रहा था, जिसके बाद उन्होंने कई बार उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसे डांट दिया गया, जिससे नाराज होकर लड़के ने घर में रखा फिनाइल पी लिया। मम्मी ने पबजी खेलने के लिए मना किया था। फिनाइल पीने के बाद लड़के की हालत बिगड़ने के बाद उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में हवाई जहाज में एक लड़की के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि 25 साल की उस लड़की ने शराब पी रखी थी और वो एक दूसरे यात्री को परेशान कर रही थी। प्लेन उड़ने ही वाला था, लेकिन लड़की की वजह से उसे वापस एयरपोर्ट गेट पर लाना पड़ा और उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि सामने आए वीडियो में दिखा कि वो लड़की अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसे उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसकी सीट से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हथकड़ी पहनानी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन लद्दाख से लगने वाले विवादित हिस्से अक्सई चिन में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में वहां चोरी छिपे तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया।
लेकिन उसका ये राज उन सैटेलाइट तस्वीरों से खुल गया जो अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आई। इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया कि चीन अक्साई चिन के इलाके में सड़कें, हेलीपैड और बंकर बनाने के काम में जुटा है। अक्साई चिन वो इलाका है जो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, पर पहले चीन ने वहाँ चोरी छिपे सड़कें बनाई और 1962 में उस इलाके पर कब्जा जमा लिया। और तभी से इस इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। यही वजह है कि चीन जानबूझकर यहाँ अपनी सेना के अड्डे बढ़ा रहा है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। बखमुत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमुत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमुत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमुत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद बखमुत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमुत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर भी प्रज्ञा ठाकुर एक हिंदू लड़की का मन नहीं बदल पाई। लड़की 30 मई को यूसुफ नाम के लड़के से निकाह करने वाली थी, जिस पर लड़की के परिवार को ऐतराज था। इसलिए परिवार ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मामले में मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को समझाया और अपने साथ उसे द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम के लड़के ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, इसलिए द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसका मन नहीं बदला और उसने उस मुस्लिम लड़के यूसुफ से निकाह कर लिया। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हुए रो पड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो उनका गला भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की बहुत याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल स्कूल के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी से जेल में बंद है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि टीटीपी के साथ तभी बातचीत होगी जब उसके लड़ाके पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह पर टीटीपी के साथ संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने समझौते की कुछ शर्तें तोड़ दी, जिसके कारण संघर्ष विराम भी खत्म हो गया। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत से पीछे हटने के मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बना देश सारा, देश सारा।
वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टिप्पणियां आती हैं, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। मैंने आपसे ब्रेक पे गया था और मैंने आपसे वादा किया था मैं आपका क्या आपने कुछ सटायर सुनाना है, मैं आपका सटायर जरूर सुनूंगा ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, डॉक्टर अनिल कपूर हैं, वो लिखते हैं कि प्रतीक जी आपका कार्यक्रम का नाम बदलकर क्यों ना कुल हिंद मुशायरा कवि सम्मेलन अखंड रामायण पाठ कर दिया जाए, क्योंकि कोई शेर सुना रहा है, कोई रामायण पाठ कर रहा है, कोई कविता सुना रहा है। दरअसल किसी को देश से मतलब नहीं है, ये सब अपने अपने नंबर बढ़वाने में लगे हैं ताकि बिना चुनाव लड़े मलाईदार पोस्ट मिल जाए। लेकिन डॉक्टर अनिल कपूर अपनी आदत से मजबूर हैं, बोले कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, एक शेर पढ़ देता हूं। गजब लोग होते हैं। अच्छा, अपनी कह भी रहे हैं और फिर भी एक शेर सुना रहे हैं। शेर ये है, किसको ये फिक्र है बेटा ये शराबी का थोड़ा सा इंतजाम कर लो, शो के बाद दोनों भाई चलेंगे एक ही जगह। चलो बैठो। वो आदत से मजबूर हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं किसको ये फिक्र है कबीले का क्या हुआ, सब इस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। थैंक यू सो मच अनिल जी। बातचीत एक बच्चे से मैंने कही थी, लॉ कर रहे हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगा। जी जनाब, क्या नाम है? धैर्य। धैर्य साहब, बहुत सब्र रखा आपने, जैसा नाम है आपका उससे ज्यादा धैर्य है आपके अंदर। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। जी बोलिए। तो मैं देश की स्थिति जो है वो बस 4 लाइनों में समझाऊंगा। वेरी गुड। घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकोड़ा बनेगी चाय, बेरोजगारी गरीबी भाड़ में जाए। अडानी भाई से मन की बात, आम आदमी से मन की बात और अडानी भाई से धन की बात। वारे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। आगे क्या करना है? आगे करना क्या है? पॉलिटिक्स करनी है। उम्र क्या है? 19 साल में राजनीति का सपना देखते हैं। बिल्कुल है ना, मैं कोई बात नहीं, बच्चा है अपनी बात, और वो कह रहा है कि मैं सटायर कह रहा हूं, और मुझे तो नहीं मालूम था। चले आपका ले लिए बात, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी बात कही। और अगर हम लोकतंत्र की ताकत की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि एक नवयुवक की बात सुनने का हिम्मत जरूर होनी चाहिए। जरूर जनाब बोलिए। प्रतीक जी, मैं सारे युवाओं से, देश में जितने भी हैं ना, उन सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा आज आपके माध्यम से कि जाएं और सिर्फ रोजगार की परिभाषा क्या है वो परिभाषित करने का प्रयास करें। कोई भी काम जो करने योग्य है और उससे आय की प्राप्ति होती है वो रोजगार है। अब मैं और इलाबोरेट कर देता हूं। पकौड़ा तलना, अरे भाई सम्मान से कोई आदमी अगर जो अपना जीवन यापन कर रहा है तो आप उसका उपहास करेंगे? ये सटायर का है, ये विषय है सटायर का नहीं। अगर हल्दीराम, मैं अब एग्जाम्पल, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट मेरा बैकग्राउंड है, अगर हल्दीराम ने ये सोचा होता कि ठेला लगाकर पकौड़े तल के जो अगर मैं बुरा काम कर रहा हूं तो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता क्या? आगरा में अगर देवीराम ने यह सोचा होता कि मैं बेडवी पूरी ठेले पे लगाकर अगर जो मैं इस तरह आगे बढ़ूंगा तो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आकृति, मैं आपसे बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। सुनो मेरे बात बेटा, राजनीति में एक चीज की और ध्यान रखा जाता है, अच्छी राजनीति उसे कहते हैं जो सबकी बात सुनता है, ठीक है? और अब तुम बात सुनोगे सबकी, तुमने तो बात कह दी, और अगर जबान खोलनी पड़े उसके बाद भी तो फिर बेकार है, तुम्हारी बात ही अधूरी थी। तुमने अपनी बात कह दी। जी पहले ये, फिर उसके बाद जी। प्रतीक जी, मेरे पास आंकड़े हैं, मेरी जो पीएचडी है वो रेडी पटरी वाले, रिक्शा चालक और ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो के जितने भी असुरक्षित मजदूर वर्ग हैं उनके ऊपर है। 2014 के बाद जितना उजारीकरण हुआ है इन रेडी पटरी वालों का आप बात करते हैं, हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ है वो भी सच्चाई देखनी पड़ेगी। इतने एविक्शंस हुए हैं एनडीएमसी एरिया में, आप कहीं पे भी जाके पूछ लीजिए, तो कहाँ की इज्जत चाय वाले की और पकोड़े वाले की? सवाल वही है। जी बड़े आराम से वहीं पे रह जाएंगे। जी जी प्रतीक जी, मैं आज के क्या हुआ, तुम्हें कहाँ चले गए कोने पे? अच्छा ठीक है प्रतीक जी, मैं आज के मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन बात अगर रेडी ठेली वाली की है तो मैं बता दूं कि पहली बार ही इस देश में रेडी ठेली वाले को पेंशन देने की चिंता भी मोदी सरकार ने की। एक जो आम आदमी जो नौकरी करता था, अगर वो रिटायर होता था उसे पेंशन
नहीं मिले ना मिले, लेकिन पहली बार एक सामान्य नागरिक, कोई चाहे रोजगार में हो या बेरोजगार, अगर वो सामान्य नागरिक है, 60 साल के बाद 3000 पर मंथ की व्यवस्था इस सरकार ने बनाई है। ये होता है नागरिक की चिंता करना। और दूसरी बात, कृपया करके आज मोहब्बत की बात करते हैं, आज कांग्रेस की बात करते हैं, आज मोहब्बत की बात करते हैं, आज कांग्रेस की बात करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो सिखों का नरसंहार करा? ये इनकी कैसी मोहब्बत की युवाओं की दुकान है जो 1977 में अनेक युवाओं को इमरजेंसी में जेल में भेजा? ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो चारा घोटाला वाले के साथ हमदर्दी रखते हैं? ये इनकी कैसी मोहब्बत की दुकान है जो देश का बदनाम करते हैं? और दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास पता है किसे कहते हैं प्रतीक जी? जो यूक्रेन से इन जैसे मेरे भाई युवाओं को सुरक्षित लेकर आए। सबका साथ सबका विकास पता है किसे? महबूबा मुफ्ती से क्यों मिल गए थे, ये पूछ लीजिए। हाँ जी, महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन की सरकार चलाई थी, ये पूछ लीजिए। महबूबा मुफ्ती से क्या? मैंने पूछ लिया मैंने पूछ लिया, जरूर पूछा। आपकी बात मैं पूछी ना जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। मैं आ रहा। कई लोगों की, जैसे आपने कहा ना मोहब्बत की दुकान। अरे भाई, अरे सुनो ऋषभ, मैं आ रहा। ऋषभ जी, जैसे आपने अभी दुकान की जिक्र किया, कांग्रेस कहती है मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। यहां भी कई दुकानें चलती हैं और सारे लोग अपनी अपनी दुकान से होके फिर इस दुकान में आए हैं। तो नहीं, मैं कहता हूं जो दूसरी दुकान से आए हैं, कृपया चुपचाप खड़े रहें और अपने बारी का इंतजार करें। अरोड़ा जी। बिल्कुल प्रतीक जी, अभी वंदे मातरम चल रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विनय फोगाट, साक्षी मलिक दिख रही। एक बात का जवाब दीजिए अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, मैंने कहा कि ड्रामा करने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है। बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात कहने का अधिकार आपको है, ड्रामा करने का अधिकार। आपने कभी उसका विरोध किया जब ये लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, सारे लोग वंदे मातरम बोलेंगे, तो आपने कभी खुल के बोला कि वंदे मातरम बोलने का सबको बोलना चाहिए? ये बोला कभी? और अगर आपने बोला है तो फिर बोलिए, आप जवाब दीजिए। मैं शुरुआत, एक मिनट, आपसे नहीं कह रहा हूं। हमने बोला है वंदे मातरम। सुनिए, जब साक्षी मलिक जीत के तिरंगा लहराती है, वंदे मातरम कर रहे हैं, जंतर मंतर कितनी दूर है यहाँ से? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरी बहन कह रही थी, जंतर मंतर में बेटियां नहीं है, भारत की बेटियां नहीं है, तिरंगा लेके वंदे मातरम गाती हैं। आपसे अरोड़ा जी, ये भी एक बड़ी मुश्किल है, सवाल जो किया जाए वहां तक आप अगर नहीं पहुंच पाए, मैंने किस मार्फत आप बात समझ गए थे मेरी बात? तो वंदे मातरम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही कहना था, बस इतना ही कहना था। जी, मैं आ रहा। अब कल बोलना चाहिए आकृति जी। इस रंगमंच पर कुछ जो रंगमंच कहाँ है भाई? जो है ये है ना, यहाँ पे भिन्न प्रकार के अदाकार आते हैं और कुछ अदाकार, ये तो बात सच है। कुछ लोग तो ऐसे परमानेंट हैं कि इनके प्राण ही अटके हैं, अगर बोला नहीं तो लगता मर जाएंगे। दांत बाहर है, हंसी अंदर है, बोलने के बेताब हैं, अगर नहीं बोला तो क्या हो जाएंगे मालूम है जी। कुछ तो होते हैं जो स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलते हैं, कुछ होते हैं जो इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। भाई साहब इम्प्रोवाइज भी करने की कोशिश करते हैं जो स्क्रिप्टेड डायलॉग्स होते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो महिलाओं की बात ही नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब ने महिलाओं की बात की। महिलाओं की बात होती है, हमारे देश में विश्वास किया जाता है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। जब बेटियां सबकी साझी होती है तो एक प्रदेश की बेटी की बात होती है और एक प्रदेश की बेटी पे बात नहीं होती, एक धर्म की बेटी पे बात होती है और एक धर्म की बेटी के अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस ले लिया जाता है। तो ये कैसी मोहब्बत की दुकान है और ये कैसी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में पैदल चली जाती हूँ, राजस्थान में ताला लगा लेती हूँ। तो ये हमारे समझ में मोहब्बत की परिभाषा नहीं आती है। साक्षी की हत्या हुई, प्रियंका गांधी जी को नहीं समझ में आया कि उस बेटी के लिए लड़ना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में होती तो शायद वो पैदल मार्च करके पहुंच गई होती और साथ में राहुल गांधी भी वो अमेरिका से उड़ के आ गए होते बिना प्लेन के। तो ये महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति आप करेंगे? आप साक्षी मलिक की बात करते हैं, विपक्षी दल अरोड़ा साहब ने क्यों बात की? सिर्फ साक्षी मलिक की बात होती है, जब बानों की बात आती है तो आप लोग कहते हैं
आप लोग कहते हैं कि महिला देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये देश विविधताओं वाला देश है। विविधताओं के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ आज तक अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मुझे आज तक समान अधिकार नहीं मिले। मैं ना बोलूँ, देखिए मलिक बोले तो बोले, अंबर जैदी ना बोले। ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम भी हैं। अरे आप सुने, मेरी सरकार नहीं है। एक मिनट, आप बोले दो। देखिए, आप इस तरीके से सियासीपन ना करिए। यहाँ महिलाओं की बात जो है 33% जो रिजर्वेशन का बिल है उसके लिए खिलाफ क्यों है? महिला, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इतने लिंचिंग के केस हुए, उस पर बात कीजिए। क्यों? हाँ तो भाई हम भी कह रहे गलत है। नहीं, वो ऐसी रोटी पकाऊंगा, आज ऐसी रोटी पकाऊंगा जो कोई भी नहीं पकती है। हाँ जी, दे दूं मैं जरा। किनका? कांग्रेस के प्रवक्ता का। दो भाई। ये रेसलर की बात करते कहते कि मेडल जीत के आए। मेडल तो सुशील कुमार भी जीत के आए, छोड़ दे गया उनको जेल से। दो जीत के आए। साक्षी मलिक और उनको कोई अधिकार नहीं है, वो पदक जीत के आए। तो जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और पूरे दुनिया की जनता हमारे देश में नजर रख रही है और वो प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद है और वहाँ जाके वो प्रदर्शन करेंगे। नहीं करेंगे प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है कुछ। जब उद्घाटन चल रहा है नई संसद का तब वो वहाँ जाके पंचायत करेंगे। पूरा दिल्ली है, पूरा देश है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अरे लड़कियों की सुरक्षा है। साक्षी के घर कितने लोग गए? निकिता तोमर के घर कितने लोग गए? हाँ तो नहीं, जंतर मंतर पे कुछ दिखता नहीं। एक ही जगह बोल लो, चाहे कैमरे बोल लो, चाहे मुंह से बोल लो, बोलो। हाँ, जंतर मंतर पे कुछ दिखता नहीं। और मतलब वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो लड़कियों की सुरक्षा नहीं दिखती। ठीक जनाब, आया अरोड़ा जी दलिए रिप्लाई। देखिए जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा की बात। भाई देखो, अब हो गया। बाकी तो रुको, मेरे लिए भी मेरी भी नौकरी है, हमको भी तनख्वाह मिल रही है, हमको भी बात करने दो। हाँ जी, मेरी बहन ने बेटियों की बात की, मैं सम्मान करता हूँ छोटी बहन का। कुलदीप सेंगर कौन है? ब्रिजभूषण कौन है? मुझे बताए मेरी बहन। कुलदीप सेंगर की पार्टी से आती हो, अब शर्म आनी चाहिए। धिक्कार एक बहन को, धिक्कार एक बेटी को। कुलदीप सेंगर के बारे में बताओ। चाचा जी नॉलेज है या फिर ऐसे ही बोल दे रहे हैं क्या होगी? पहले धैर्य रखिए, तनिक पानी पीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बेटी की सम्मान, खिलाड़ियों की सम्मान की बात कर रही है। मैं सोचता हूँ इस देश में जितनी पार्टियां हैं, किसी के ये आइडियोलॉजी तो नहीं होगी कि बेटियां मरे। सब बेटी का सम्मान चाहता होगा, लेकिन जब आइडियोलॉजी पे सवाल तब खड़ा होता है जब साहेबगंज झारखंड की आदिवासी बेटी के टुकड़े होते हैं और कांग्रेस के मुंह से चू नहीं निकलता है। और सवाल तब खड़ा होता है जब उसी झारखंड की तीर नाज वाली हमारी तीर की बहन जब मेडल छीन लिए जाते हैं और हेमंत सरकार मौन रहती है। और तब अब होता है जब इसी दिल्ली के इंडिया गेट के पास बेटियों को पानी बौछारकर कुचला गया था। जी अरोड़ा जी आपसे भी पूछेंगे, पहले कांग्रेस विल रिप्लाई। देखिए, इनकी आदत है रिवर्स गियर में चलने की। ये रिवर्स गियर में चलेंगे, इनको मुबारक हो। हम आगे देखना चाहते हैं, भविष्य की बात करना चाहते हैं। बात क्या है, मोदी जी कहते हैं किसान इस देश की आत्मा है। आत्मा की बात करते हैं, आपने किसानों को बात दिया। कुल बजट का 2020 में 4.41 था, उसको कट करके 2023 तक में 2.51 में ले दिया मोदी जी ने कुल बजट का किसानों का। और 80 करोड़ बजट, 80,000 करोड़ रिलीज नहीं किया किसानों को। जी सुनो, मैं कह रहा था, सुनो, हमारे घर में 4 आदमी, हम उसको नहीं संभाल पा रहे। अंदर आओ यार, हल्ला मचाते हैं लोग। अरे कब घुटने खराब है, पहले थोड़ा। क्या उम्र हो गई आपकी? नहीं कुछ नहीं उम्र, इधर आओ, पास आओ। मेरे 45 साल उम्र हुई है। और घुटने का ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान है। तो रस्सी कूद के उधर जाइए फिर एक बार। कहाँ से आना हुआ आपका? भजनपुरा। पानी पिलाओ पहले फटाफट, शो तो चलता ही रहेगा। अरे 4 मिनट का बहुत होता है, 4 मिनट में तो। कहाँ से आना हुआ? पानीपत से? भजनपुरा। यही बगल में। क्या काम करते हैं आप? एनडीएमसी में। अच्छा। हमारे अमित शाह ने करा हमें 4400 आदमी को रेगुलर परमानेंट किया। मोदी ने परमानेंट किया। केजरीवाल ने हमें धोखा दिया, हमें परमानेंट किया। अच्छा, एनडीएमसी तो वही करेंगे ना? नहीं, कौन करेंगे? पहले एनडीएमसी खुद करती थी। अच्छा, अब वो सेंटर में चली गई है, एनडीएमसी उन्होंने करा।
उन्होंने किया। बात क्या कहनी थी पहले? अब बात ये करनी है हमारे, देखो सुनो, मैं एक छोटी सी बात है, पाकिस्तान में एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, इमरान खान को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार किया पानी था। पियो पहले, आप होना चाहता। वहाँ किसी के सिर पे टोपी नहीं थी और हमारे हिंदुस्तान में सारे टोपी लगा के आते हैं। कौन टोपी? कैसी टोपी आते हैं ना? अरे कौन सी टोपी? परेशानी है। अरे कौन टोपी? कौन सी परेशानी है? अरे भाई टोपी कौन सी? भाई बहन मानते। अरे भाई टोपी